नमस्कार, मैं हूं विशाल शर्मा और आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल। ये एक ऐसा शो है जहां हम गवर्नमेंट पॉलिसी से लेकर इकोनॉमी, शेयर बाजार और पर्सनल फाइनेंस यानी आपकी जेब से जुड़े मसलों पर बात करते हैं। इन मसलों को आसान भाषा में विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत। धन्यवाद विशाल। आज कर्ज लेने वाले या फिर लोन पर ईएमआई चुकाने वाले लोगों के लिए एक बड़ी राहत वाली खबर आई। आरबीआई ने बाजार की उम्मीद से बढ़कर रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की बड़ी कटौती का ऐलान किया। आरबीआई ने ऐसा सरप्राइज क्यों दिया? क्या इससे अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी? कहा जा रहा है कि बाजार में 2.5 लाख करोड़ की लिक्विडिटी आएगी। महंगाई और ग्रोथ को लेकर आरबीआई गवर्नर ने क्या कहा, जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आज बात करेंगे गोल्ड लोन की। आरबीआई ने गोल्ड लोन लेने वालों को बड़ी राहत दी है। अब 2.5 लाख तक के गोल्ड लोन पर लोन टू वैल्यू यानी एलटीवी रेशियो 75% से बढ़ाकर 85% कर दिया गया है। इस बढ़ोतरी से आपका क्या फायदा होगा, एकदम आसान भाषा में समझाने की आपको कोशिश करेंगे। अंतिम में बात करेंगे यूपीआई पेमेंट की। असल में मोदी सरकार फ्री यूपीआई पेमेंट का दौर खत्म करना चाहती है। खबरें आ रही हैं कि 2,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक के यूपीआई पेमेंट पर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही आपने ये लिमिट क्रॉस किया तो आपको कितना तगड़ा झटका लगने वाला है, जानने की कोशिश करें। तो चलिए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। भारतीय रिजर्व बैंक ने एमपीसी बैठक के नतीजों का ऐलान कर दिया है और लगातार तीसरी बार रेपो रेट में 0.5% की कटौती की। इसके अलावा सबको चौंकाते हुए लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए सीआरआर में 100 बीपीएस का कट किया। प्रवीण सर, एमपीसी ने पॉलिसी रुख को एकोमोडेटिव से बदलकर न्यूट्रल किया। इसका क्या मायने हैं, आप समझाइए। नहीं, देखिए, अगर सीधे सीधे अगर हम एकोमोडेटिव रुख से जो स्टैंस जो चेंज किया है, न्यूट्रल पर लेके आए हैं, वो एक बेहद समझने वाली बात है कि पिछले ही जो मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग हुई थी अप्रैल में, उसमें ही आपने न्यूट्रल से एकोमोडेटिव किया था आरबीआई ने, और 2 महीने के भीतर ही इस रुख को पूरी तरह से पलटते हुए एक बार फिर से एकोमोडेटिव से न्यूट्रल पर आरबीआई लेके आया है। अब इसका मतलब ये है कि आगे चलकर जो रेट कट की उम्मीदें हैं वो थोड़ी सी कम होती हुई नज़र आ रही हैं जी। और इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह पूरी की पूरी ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ हैं और जो जिस तरह के मैक्रो इकोनॉमिक माहौल है उसमें होने वाले जो बदलाव हैं वो इसकी वजह बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जो टैरिफ का पूरा मसला चल रहा है उसको देखते हुए रिजर्व बैंक ने इस बार तो 50 बीपीएस की कटौती कर दी, और अगर जनवरी से अब तक अगर हम देख लें तो पूरे 100 बीपीएस की कटौती, यानी एक सैकड़ा जो है वो रिजर्व बैंक के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आते ही अपने वो शतक लगा दिया है रेट कट का। तो ये बड़ी सौगात जरूर मिली है, लेकिन दूसरी तरफ उनका जो कहना है कि ग्रोथ को लेके अब आरबीआई के पास जो विकल्प हैं, ऑप्शन है, वो बहुत सीमित हैं। अब इसके बाद आरबीआई सरकार का सपोर्ट ग्रोथ को बढ़ाने में नहीं कर पाएगा ज़्यादा, और इसीलिए जो अकोमोडेटिव स्टैंस है उसको बदलकर फिर से न्यूट्रल विचार किया गया है। जी। अब प्रवीण सर, सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि सीआरआर में 100 बीपीएस की कटौती करना। इससे कहा जा रहा है कि बैंकिंग सिस्टम में 1-2 नहीं बल्कि 2.5 लाख करोड़ रुपए आएंगे। इसको कितना बड़ा कदम आप मानते हैं? जबकि इसके साथ आप देखिए हाल फिलहाल के में जो खबरें आई थी कि आरबीआई से जो डिविडेंड मिलने वाली बात थी 2.69 लाख करोड़, फिर पीएसयू से कहा जा रहा था कि 22 से 25 हज़ार करोड़ का एडिशनल मिलेगा, और अब इस कदम से समझिए कि लिक्विडिटी और बढ़ जाएगी। इन तीनों को समराइज करके कैसे देखें? सरकार को जो रिजर्व बैंक की तरफ से पैसा मिला है, सरप्लस अमाउंट मिला है या सरप्लस मनी है वो मिली है, वो एक अलग मसला है। जो कि सरकार को मिली है उसमें उसका लिक्विडिटी से सीधा कोई ताल्लुकात नहीं, सीधा सरकारी खजाने में पैसा गया, सरकार को फ़ायदा हुआ है। दूसरी बात, जहाँ तक जो कैश रिजर्व रेशियो को कम करने की बात है तो उसको 4% से घटाकर 3% करेगा आरबीआई। 4 किस्तों में करेगा उसको, 25-25 बीपीएस के ट्रेंचेस में ये कटौती होगी। सितंबर से शुरुआत होगी इसकी, और अंत में जब पूरा ये एक तरह की कटौती पूरी हो जाएगी 100 बीपीएस की, उसके बाद सिस्टम में लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए ज़्यादा आ जाएंगे बैंकिंग सिस्टम में। अब बैंकिंग सिस्टम को देखिए, दोहरा फ़ायदा आज जो पहला बड़ा सरप्राइज था वो ये था कि 25 बीपीएस की बजाय 50 बीपीएस की कटौती हुई रेपो रेट में, यानी जो आम कंज्यूमर है, आम लोन लेने वाला बोरोवर है,
उसको बहुत बड़ा फ़ायदा, एक जो है बड़ा सरप्राइज़ दिया। लेकिन उससे भी बड़ा सरप्राइज़ ये था जो सीआरआर में 100 बीपीएस की कटौती की आरबीआई ने बात की। बैंकों के लिए एक तरह से समझिए कि ये एक बहुत बड़ी राहत वाली बात है बैंकों के लिए। और इसी वजह से आप देखेंगे तो जो बैंक निफ्टी आज वो रिकॉर्ड पे पहुंचा, बैंक शेयरों में झमाझम एकदम तेजी नजर आई। लेकिन जो 2.5 लाख करोड़ की लिक्विडिटी बैंकिंग सिस्टम में आ रही है, उससे पहले से बैंकिंग सिस्टम में जनवरी से अब तक अगर देखें तो जो खुद आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि वो लगभग 9 लाख करोड़ रुपए की लिक्विडिटी, 9.5 लाख करोड़ रुपए की लिक्विडिटी वो बैंकिंग सिस्टम में डाल चुके हैं। 2-3 लाख करोड़ रुपए की लिक्विडिटी बैंकों के पास पड़ी हुई सरप्लस लिक्विडिटी है। अब बैंकों ने क्या किया है कि मार्च 2025 तक अपना लंबा चौड़ा पैसा यानी 1,19,000 करोड़ रुपए कहाँ लगा दिए? म्यूचुअल फंड्स में। पिछले साल ये रकम मार्च 2025-24 के हिसाब से अगर हम देखें तो तब 62,000 करोड़ रुपए लगाए थे। उस हिसाब से अगर 1,19,000 करोड़ रुपए देखें तो तकरीबन डबल है। एग्जैक्ट देखें तो 91% का वो है। तो बैंकों के पास असल में लिक्विडिटी की कमी अभी नहीं थी। ओके। और बैंकों के पास जो सरप्लस पैसा है, बैंक उसको क्या कर रहे हैं कि बैंक उसको शॉर्ट टर्म के जो लिक्विड फंड है और मार्केट जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें बैंक पैसा लगा रहे थे म्यूचुअल फंड्स में। वजह इसकी क्या थी? वजह इसकी यह है कि बैंकों के पास क्रेडिट की डिमांड नहीं आ रही है। इस साल अगर हम देखें FY 24-25 में तो जो बैंकों के पास जो बैंकों का जो क्रेडिट ऑफ टेक रहा है या जो क्रेडिट ग्रोथ रही है वो 12.1% रही है जी, 12.1%। एक साल पहले ये 16% से ज़्यादा थी, 16.3% थी। इसको आसान भाषा में समझना हो तो सर क्या समझें कि लोग लोन नहीं ले रहे हैं? इसका मतलब यही है कि लोगों के पास यानी बैंकों के पास जो लोन की डिमांड है वो कम हुई है। वजह यह है कि लोगों की इनकम नहीं बढ़ी है। दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग हैं जो क्रेडिट लेने वाले हैं उनको ऐसा लगता है कि उनकी नौकरियों में स्थिरता नहीं है, वहाँ पे एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है। इसलिए लोग रिस्क लेने से यानी लोन लेने से, एक्सपेंशन करने से खुद को पीछे रखे हुए हैं। चाहे वो घर के कर्ज हों, चाहे आप कारों को देख लीजिए, कारों में जो छोटा बोरोवर है, एक आम आदमी है, वो गाड़ी नहीं खरीद पा रहा है। तो ये जो पूरा मसला है ये बैंकों के ऊपर है। और पिछले साल की अगर आप बात करेंगे तो जो डिपॉजिट ग्रोथ थी वो 16% से ऊपर थी और क्रेडिट ग्रोथ थी 12%। क्या नहीं, क्रेडिट ग्रोथ थी 16% और डिपॉजिट ग्रोथ थी 12%। अब पूरी की पूरी जो क्रेडिट ग्रोथ है वो घट के 12% पे आ गई है। तो ओवरऑल जो बैंकों के सामने क्रेडिट की डिमांड कम है, लेकिन वैसे वक्त पर आरबीआई ने मार्केट में या सिस्टम में और लिक्विडिटी, सीआरआर जब घटेगा तो बैंकों का क्या जो फंड है वो रिलीज हो जाएगा। बैंकों की जो रिक्वायरमेंट है अपना कैश को प्रोविजनिंग के तौर पे एक तरह से रखने की, वो खुल जाएगी और वहां से उनके पास सरप्लस लिक्विडिटी आएगी। लेकिन बैंक उस पैसे का दरअसल करेंगे क्या, जबकि क्रेडिट डिमांड ही ऑलरेडी कम है। जी जी। अब इसमें एक जो फर्क दिखाई देगा वो इस चीज का दिखाई देगा, और संभवतः आरबीआई ने इसी चीज को देखा होगा कि जब आप 100 बीपीएस की कटौती करते हैं, जब रिजर्व बैंक ने इस साल अब तक 100 बीपीएस की कटौती की है लोन रेट्स में, तो रियल एस्टेट सेक्टर से लेकर और ऑटो सेक्टर तक डिमांड में जबरदस्त थ्रस्ट आने की उम्मीद है जी। और वो अगले कुछ महीनों में दिखाई दे सकता है जब लोन रेट सस्ते होंगे, चाहे होम लोन के चाहे कार लोन के। तो लोग जो 2 साल 2.5 साल 3 साल से अपनी खरीदारी को टाल रहे थे वो अब आगे आएंगे और सस्ते कर्ज का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे और लोन लेंगे। वहां से बैंकों का क्रेडिट ऑफटेक बढ़ सकता है जी। एक गुड न्यूज़ भी है सर, उस पर भी चर्चा करेंगे। फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए आरबीआई ने महंगाई का जो अनुमान है उसको 4% से घटाकर 3.7 किया है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? और लगातार इसके साथ मैं आपको आंकड़े बता दूं कि लगातार हम लोग जो देख रहे हैं रिटेल महंगाई दर के जो आंकड़े उसमें बहुत ही गिरावट आ रही है। 3.6 से हम लोग 3.3 आए, 3.3 से बाद अब जो है 3.16 यानी 3.2 के आसपास हैं। आगे भी कहा जा रहा है कि इसमें गिरावट आने की गुंजाइश है। नहीं तो ये लगातार आरबीआई पिछली अगर आप मॉनेटरी पॉलिसी में देखेंगे तो उसमें 4.2% किया था FY 26 के लिए, उसके बाद 4% किया अप्रैल की उसमें, और अब आके 3.7% कर दिया। और अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो 3.9% फर्स्ट क्वार्टर में, फिर 3.4% की जो रिटेल इन्फ्लेशन है उसकी बात करी गई है, फिर 3.9% का कहा गया थर्ड क्वार्टर में। तो इस तरह से महंगाई जो है
वो ओवरऑल आरबीआई के कंट्रोल में चौथी तिमाही में सबसे ज़्यादा 4% की महंगाई की बात कही है आरबीआई ने अपनी जो प्रोजेक्शन दी है, अनुमान दिए उसमें। तो महंगाई जो एक बड़ी मुसीबत थी सरकार की और रिजर्व बैंक दोनों की, वो इस पूरे साल कम रहने की उम्मीद है। और ये सबसे बड़ी खबर है, सिर्फ आरबीआई के लिए नहीं, सरकार के लिए नहीं, बल्कि आम लोगों के लिए भी जो लंबे वक्त से खास तौर पर फूड इन्फ्लेशन की मार झेल रहे थे। जी, लेकिन सर अगला प्रश्न मेरा ये है आपसे कि पीपीएस जो है 50 बीपीएस की कटौती की गई रेपो रेट में, सीआरआर में 100 बीपीएस की कटौती की गई, महंगाई के जो अनुमान है उसमें भी कटौती की गई, लेकिन ग्रोथ को लेकर जो चिंता है, तमाम इकोनॉमिस्ट भी कह रहे हैं कि उसका जो प्रोजेक्शन है उसको एज इट इज़ रखा है, यानी फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए जीडीपी का जो ग्रोथ का जो अनुमान है वो 6.5% के आसपास बरकरार रखा है, उसमें कोई आगे बढ़ोतरी की बात वो नहीं कहते हुए नजर आए। तो क्या ये चिंता वाली बात है या नहीं? ये बिल्कुल चिंता वाली बात है। और जो अकोमोडेटिव स्टैंड से जो बदलकर न्यूट्रल किया है, वो भी इसी चीज़ को दिखाता है कि आपके 2 महीने के भीतर जब आपने पहले अकोमोडेटिव किया और 2 महीने के भीतर आपने स्टैंड को फिर बदल लिया, और आरबीआई खुद कह रहा है कि ग्रोथ पे को सपोर्ट करने की अब आरबीआई की गुंजाइश बहुत सीमित है। यानी आरबीआई ने ग्रोथ की जो गेंद थी अब वो सरकार के पाले में डाल दी है। आरबीआई ने एक तरह से या परोक्ष तौर पर ये मान लें कि ये कह दिया है कि हमसे जितना हो सकता था वो हमने फटाफट आपको अप्रैल या जून तक हमने दे दिया। अगर हम इसी साल की बात करें, कैलेंडर ईयर की बात करें, तो हमने 6 महीने में जितना आरबीआई से हो सकता था, और उसमें 3 बड़े स्टेप हैं। 9.5 लाख करोड़ रुपए की लिक्विडिटी दे दी, उसके बाद 100 बीपीएस की आपको कटौती दे दी रेट कट में, ब्याज दरें सारी कम कर दी, और तीसरी आपने 100 बीपीएस की कटौती एक झटके में दे दी बैंकों को सीआरआर कट के तौर पर। तो अब आरबीआई के हाथ में बहुत ज़्यादा कुछ बंधा हुआ नहीं है, ये बात आरबीआई गवर्नर कह रहे हैं। उनका कहना यह है कि अब जो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ हैं या जो बाकी के चैलेंजेस हैं, उनसे अब एक तरह से सरकार को अपने बूते खुद निपटना होगा। अब सरकार देखे कि वो किस तरह से ग्रोथ को बढ़ा सकती है, किस तरह की पॉलिसी चेंजेस इस तरह के हो सकते हैं जहाँ पे कि अब ग्रोथ निकल कर आए या डिमांड बढ़े। जी, अब सरकार के पास ये कहने को नहीं होगा कि आप चूंकि रेट्स को ऊंचा रखे हुए हैं इसलिए पूरी इकोनॉमी ग्रो करने में असमर्थ है। जस्ट लाइक अमेरिका, जहाँ पे जो डोनाल्ड ट्रंप साहब लगातार चीखते हुए नजर आ रहे हैं कि जेरोम पावेल जो हैं, फेड चीफ जो हैं, वो हमारे रेट कट ही नहीं कर रहे हैं, वो जो बाइडन का मदद करते हुए नजर आए, लेकिन हमारे समय में वो टेन्योर कम ही नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट यही हालात हैं इस वक्त। और आपको याद होगा दिसंबर तक जब आरबीआई रेट कट नहीं कर रहा था, तब भारत में भी ऐसी सी सिचुएशन थी जहां पे कि सरकार के मंत्रियों को बोलना पड़ रहा था कि रिजर्व बैंक को अब तो कटौती करनी होगी। और साफ तौर पे ये कहा गया कि आप खाद्य महंगाई को, सब्जियों की महंगाई को आप आधार न बनाए रेट कट का के बारे में जब आप फैसला करते हैं तब। जी, हालांकि दिसंबर में रेट कट इसके बावजूद हुआ नहीं था। जी, लेकिन एक और सुकून वाली बात ये रही सर कि कहा गया कि भारत जो है लगातार निवेश के लिए फेवरेट डेस्टिनेशन बना हुआ है। अब विदेशी मुद्रा भंडार जो है उसके बारे में कहा गया कि लगातार इसमें बढ़ोतरी हो रही है, 691.5 अरब डॉलर के आसपास है हमारा मुद्रा भंडार। इसको कैसे देखें सर, इन आंकड़ों को भी लगातार जो बढ़ोतरी देखने को मिल रही है? नहीं, बिल्कुल खजाना ये भर रहा है। हाँ, जो एफडीआई है भारत का, और जो चाहे दूसरी आप अगर फॉरेक्स रिजर्व देख लीजिए, तो दोनों के मोर्चों पर भारत मजबूती से अभी भी खड़ा हुआ है। मार्केट्स को भी अगर आप देखेंगे तो एफआईआई पैसा लगातार लगा रहे हैं, मार्केट्स में भी सुधार हमने पिछले 2 महीनों के आसपास देखा है। तो ओवरऑल भारत का जो मैक्रो इकोनॉमिक जो माहौल है, फिलहाल भारत की इकोनॉमी जो है वो ऐसा दिखाई देता है, चाहे आप जीएसटी के नंबर देख लीजिए या जो दूसरे इंडिकेटर्स हैं, वो ये बताते हैं कि इकोनॉमी फिलहाल मजबूती से टिकी हुई है। जी, मेरा अगला सवाल है सर कि जिस तरह से हम लोग एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट को डिकोड करते हुए नजर आए, तो तमाम रिपोर्ट्स ऐसी भी आती हुई दिख रही थी कि कहा जा रहा था उसमें कि इस फिस्कल में 100 या 150 बीपीएस की कटौती हो सकती है। मेरा आपसे अगला सवाल है, क्या सर अगले चरण में यानी जो 2 महीने के बाद क्या और रेट कट होंगे या नहीं होंगे, या उम्मीद पूरी छोड़ देनी चाहिए? नहीं, मुझे लगता है कि अब जो जून के बाद अगस्त में जो मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक होगी उसमें शायद ही अब कोई रेट कट हो, जिसको लेके अब आरबीआई गवर्नर ने इतनी साफगोई से जो चीज़ें कही हैं, मुझको नहीं लगता कि अब अगले 2 महीने या उसके बाद भी अगली जो मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग होगी उसमें कोई रेट्स में कोई बदलाव होगा। आरबीआई ने असल में बहुत तेज़ी से 3 जो मॉनेटरी पॉलिसी बैठक हैं उसमें ही बहुत बड़े दांव अपने चल दिए हैं। 100 बीपीएस की कटौती आप ये मानकर चलिए कि
6 महीने से भी कम वक्त में, यानी 5 महीने में आरबीआई ने 100 बीपीएस की कटौती कर दी है। तो अब इसका रेट कट का फायदा बैंकों को देना शुरू करना होगा, आम पास लोगों ऑन को करना होगा। बिल्कुल 100 बीपीएस की कटौती है। बैंकों के पास ये कहने का तर्क नहीं होगा कि साहब हमारी कॉस्ट ऑफ फंडिंग जो है वो ऊंची है, क्योंकि दूसरी तरफ से आरबीआई ने 9-10 लाख करोड़ रुपए भी सिस्टम में डाल दिए हैं। अब बैंक ये नहीं कह पाएंगे कि हमारे पास पैसा नहीं है, या जो पैसा जुटाने की हमारी कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस कट के साथ ही एफडी, आरडी और जितना भी बचत वाला जो फिक्स्ड इनकम वाला मामला है वहाँ पर भी रेट कट होने शुरू हो गए हैं, पहले से ही हो रहे हैं, एफडी के रेट घट रहे हैं। तो अब तो बैंकों की बारी है कि वो किस तरह से रेट कट का फायदा देते हैं, और फिर सरकार की बारी है जहां पे सरकार के पाले में एक तरह से गेंद अब रिजर्व बैंक ने डाल दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरबीआई ने आम आदमी के लिए गोल्ड लोन के लिए नए नियमों का ऐलान किया है। अब 2.5 लाख तक के गोल्ड लोन पर लोन टू वैल्यू, यानी जिसको कि आप LTV के नाम से जानते हैं, उस रेशियो को 75% से बढ़ाकर 85% कर दिया है। आसान भाषा में कहें तो अब गोल्ड के बदले आपको पहले से ज्यादा लोन मिलेगा। इसके साथ ही 2.5 लाख तक के गोल्ड लोन पर अब क्रेडिट अप्रेजल की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी प्रवीण सर, अब इनकम, क्रेडिट स्कोर जैसे डॉक्यूमेंट्स की गहराई से जांच नहीं होगी, इनकी जरूरत नहीं होगी। नहीं, देखिए इस चीज़ को हम लोगों ने डिस्कस किया था अब से कुछ दिन पहले ही मनी सेंट्रल में, जो जब सरकार ने रिजर्व बैंक के जो अप्रैल में मॉनेटरी पॉलिसी बैठक आई थी, उसमें जब ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी की थी गोल्ड लोन को लेके, और रिजर्व बैंक गवर्नर ने खुद कहा था कि वो चाहते हैं कि पूरा जो गोल्ड लोन वाला पूरा सेक्टर है, कामकाज है, उसमें एक यूनिफॉर्मिटी आए, एक ट्रांसपेरेंसी आए, इसको लेके पूरी गाइडलाइंस उतारी थी। और उस पर बहुत कुछ ही वक्त पहले, 1 हफ्ते पहले की संभवतः बात होगी, सरकार ने साफ तौर पर आरबीआई को, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने आरबीआई को ये कह दिया था कि आप गोल्ड लोन के जो नियम हैं उनमें जो सख्ती है उसको कम कीजिए, कम से कम छोटे जो बोरोवर हैं उनको राहत दीजिए, 2 लाख तक के जो कर्ज हैं उनको इस सख्ती के दायरे से बाहर कीजिए, उनसे जो तमाम तरह की रिक्वायरमेंट हैं आप ओनरशिप प्रूफ लेकर आइए, आप बाकी जो चीज़ें हैं, चाहे लोन टू वैल्यू जो रेशियो है वो आप उसको बढ़ाएं। तो इस तरह की, और एक बड़ी चीज़ ये थी कि जो नई गाइडलाइंस हैं वो उनको लाना भी है, तो आप 1 जनवरी 2026 से उनको लागू किया जाए। ये तमाम चीज़ें सरकार ने आरबीआई को बता दी थी जी। और उसी कड़ी में अब आज जब मॉनेटरी पॉलिसी पेश की तो उन्होंने आरबीआई गवर्नर ने, या ये कहें कि आरबीआई ने सरकार के सामने झुकते हुए इन चीज़ों को मंजूर किया है, माना है। और सरकार की जो मांग थी कि 2 लाख रुपए तक के लोन के लिए चीज़ों को, नियमों को आसान बनाया जाए, रिजर्व बैंक ने वो सीमा और बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दी है। अब 2.5 लाख रुपए तक आपको जो लोन टू वैल्यू है, यानी आप अगर 100 रुपए का सोना लेकर जा रहे हैं किसी भी फाइनेंशियल एनबीएफसी के पास या बैंक के पास लोन के लिए, तो वो आपको 100 रुपए के गोल्ड पर 85 रुपए तक का लोन दे सकता है जी। पहले ये नियम 75% तक का था जी। तो ये एक आम आदमी को एक बड़ी राहत है, और सरकार की बात एक तरह से कहा जाए तो रिजर्व बैंक को माननी पड़ी है। जी। इससे सर किसको सबसे ज़्यादा फायदा होगा? क्या छोटे दुकानदारों को, गृहिणियों को, किनको सबसे ज़्यादा फायदा होगा सर? इससे समाज के तमाम बड़े तबके को फायदा होगा। और जब से गोल्ड की देखिए कीमतें बढ़ी हैं, पिछले अगर हम 2 साल को ही पकड़ लें, 2 साल में गोल्ड की कीमतें जिस तरह से बढ़ी हैं, उसने लोगों को एक साधन या एक रास्ता ये मुहैया कराया है कि आप किसी और चीज़ को गिरवी रखे बगैर, ज़मीनों को या बाकी चीज़ों को, आप अच्छा खासा गोल्ड के बदले पैसा ले सकते हैं, अपना काम चला सकते हैं, और फिर बाद में अपने गोल्ड को गिरवी से छुड़ा भी सकते हैं। तो गोल्ड लोन के का जो अमाउंट है वो आप अगर देखेंगे पिछले 1.5-2 साल में, 3 साल में, तो उसमें रैपिड ग्रोथ हमने होती हुई देखी है। अब इसका फ़ायदा चाहे आम परिवार हो, गृहिणी हो, या जो छोटे बिजनेसमैन हैं या किसान हैं, इस तमाम तबके को होगा। एनबीएफसी जो हैं, जो गोल्ड फाइनेंसिंग के बिजनेस में हैं, बैंक जो गोल्ड लोन के धंधे में, इन सभी को फ़ायदा होगा। और इसी वजह से आज तमाम जितने भी एनबीएफसीज हैं इस कारोबार से जुड़े हुए, आपने ठीक कहा सर,
मुथूट फाइनेंस के आज शेयरों में देखिए 7% की तेजी देखने को मिली। मन्नप्पुरम फाइनेंस के शेयरों की बात की जाए तो वो भी 247 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आया और उसमें भी 5-5.5% की तेजी रही। IIFL फाइनेंस की बात की जाए तो ये भी 5% जो है चढ़कर ट्रेड करता हुआ नजर आया सर। तो तमाम जो हरियाली देखने को मिल रही है ना, बैंक निफ्टी में भी, के बैंक निफ्टी के साथ साथ सर तमाम जो कमोडिटी स्टॉक्स थे उनमें भी तेजी देखने को मिल रही है सर। इसके अलावा सर एक और प्रश्न है मेरे मन में, जैसे गांव देहात में हम लोग देखते हैं किसी को छोटा बिजनेस अगर करना रहता है और उसके पास अगर पूंजी नहीं होती है तो वो जो साहूकार के पास ना जाकर कोशिश करता था कि मैं अपना गोल्ड गिरवी रख दूं, उससे पैसा लूं, उन लोगों को भी तो बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा सर। ये बिल्कुल, जो ऑर्गेनाइज्ड जो लैंडिंग है गोल्ड लोन के जरिए उसको बढ़ावा मिलेगा, लेकिन उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी की बातें बार बार सामने आ रही थी। जब आरबीआई ने पीछे कुछ बैंकों को देखा, एनबीएफसीज को देखा, कुछ एनबीएफसीज को आरबीआई ने रोक भी दिया था गोल्ड लोन बांटने से जी। अब उसमें बहुत सारा ये था कि किसी का गोल्ड उठा के कोई दे दे, तो आरबीआई ने उसमें ओनरशिप प्रूफ की मांग की। वो एक बड़ा चैलेंजिंग चीज़ लगी कि भाई ओनरशिप प्रूफ किसी के पास मान लो सदियों का गोल्ड पड़ा हुआ है, 50 साल 60 साल पुराना गोल्ड है, 40 साल पुराना गोल्ड है, वो उसका ओनरशिप प्रूफ कहाँ से लेके आए, जिसके पास बिल नहीं है, जिसके पास इनहेरिट किया हुआ गोल्ड है, पैतृक गोल्ड है, वो वहाँ से उसका सबूत कहाँ से लेके आएगा। तो ये जो इसमें जो समस्याएं दिखाई दे रही थी वो मुझे लगता है कि आज के जो फैसला आया है रिजर्व बैंक का, इससे वो दूर होती हुई नज़र आएंगे। लोगों को सहूलियत होगी और एक जो साफ़ सुथरी प्रैक्टिस है गोल्ड लोन के कारोबार में, वो भी थोड़ी बढ़ती हुई दिखाई देगी। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। सरकार फ्री यूपीआई पेमेंट का दौर जो है वो खत्म करना चाहती है। खबरें ये आ रही हैं कि सरकार 5,000 रुपए से ऊपर के यूपीआई पेमेंट करने पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट वसूलना चाहती है ताकि बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को कंपनसेट किया जा सके। सर कुछ दिन पहले ही ये खबर आई थी कि सरकार ऐसा प्लान बना रही है जिसमें अगर कोई कस्टमर यूपीआई से 100 रुपए की खरीदारी करता है तो उससे सिर्फ 98 रुपीज़ ही लिए जाएंगे। इसका मतलब है कि यूज़र को 2 रुपए का कैशबैक दिया जाएगा। ये पूरा मामला हम आपसे समझना चाहेंगे, दोनों कहानी को जोड़कर आप समझाइए। नहीं, अब इसमें असल में नई बात सामने आ रही है। अभी तक ये चीज़ सामने, जो पिछला जब मामला आया था, जो पिछली खबर आई थी, उसमें इस बात का जिक्र नहीं था कि एक थ्रेशोल्ड के ऊपर अगर आप यूपीआई पेमेंट करते हैं तो उसमें आपको चार्ज देना पड़ सकता है। तब खबर ये आई थी कि क्रेडिट कार्ड से जब आप पेमेंट करते हैं तो 2% 3% का उसमें जो एमडीआर लगता है, जो वीज़ा मास्टर कार्ड इनको जाता है, वो पैसा उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यूपीआई ट्रांजैक्शन आपको सस्ते पड़ते हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़, चूँकि इंफ्रा पे सरकार का कॉस्ट बहुत कम हुआ है यूपीआई में, तो वहाँ जो फ़ायदा है वो सरकार इनको दे सकती है आम लोगों को जब आप यूपीआई पेमेंट करते हैं। तो तब लग रहा था कि क्रेडिट कार्ड से पेमेंट वर्सेस यूपीआई से पेमेंट में लोगों को यूपीआई से पेमेंट में बड़ा फ़ायदा होने वाला है, जहां आपको पैसा कम लगेगा। 100 रुपये का अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो हो सकता है आपको 98 रुपये देने पड़े। लेकिन अब इसमें कहानी में नया एक ट्विस्ट दिखाई दे रहा है। ट्विस्ट इस बात का है कि 2000 से 5000 रुपये तक का, जैसी जो खबरें आ रही हैं उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, 2000 से 5000 रुपये तक का एक थ्रेशोल्ड सरकार बना सकती है, जहां तक आपको कोई पैसा अतिरिक्त नहीं लगेगा, कोई एमडीआर नहीं लगेगा, और हो सकता है आपको थोड़ा बहुत इंसेंटिवाइज किया जाए। लेकिन इस थ्रेशोल्ड्स के बाहर जैसे ही आप पेमेंट करेंगे, फिर आपको एक सर्टेन एमडीआर, एक सर्टेन % में आपको एमडीआर देना पड़ सकता है जी। अब इसका मतलब यह है कि अगर आप 5000 से ऊपर, अगर आप या 6000 या 7000 का मान लीजिए पेमेंट कर रहे हैं अपना यूपीआई से, वहाँ पे आपको फिर उठाकर कुछ अमाउंट देना पड़ सकता है। तो वो फिर मामला पूरा क्रेडिट कार्ड की तर्ज पे पहुँच गया। सरकार का तर्क ये है कि बैंकों को जो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है ताकि आप सिक्योर तरीके से पेमेंट कर पाएँ, उस सब का जो बैंकों का खर्चा है उसका उनको मुआवजा मिलना चाहिए या उसका उनको पैसा मिलना चाहिए, और इसीलिए यूपीआई पर एक एमडीआर लगाने की बात है। सर इस कहानी में बार बार एमडीआर शब्द का यूज़ हो रहा है। हम आपसे समझना चाहेंगे सर कि एमडीआर होता क्या है, कैसे काम करता है, और इसको कब हटाया गया था और फिर कब, अब जो खबरें आ रही हैं कि इसको फिर से लगाने की बात हो रही है, तो पूरी इसकी कहानी हम आपसे समझना चाहेंगे। मर्चेंट डिस्काउंटेड रेट जो है उसको एमडीआर बोलते हैं, और एक तरह का आप इंटरमीडियरी जो शुल्क है वो है कि जब आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो बीच में आपको उसका कमीशन कह लीजिए, या एक जो कॉस्ट इनकर हो रही है जी, जिन
जिन इकाइयों ने उसको जहाँ जो पेमेंट गेटवे तैयार करने में, बाकी उसमें जो इंफ्रा तैयार किया है, पैसा लगाया है, उस पैसे को कैसे निकाला जाएगा। अगर आप मुझे पेमेंट कर रहे हैं और जिस जरिए से पेमेंट कर रहे हैं, अगर आप उस जरिए ने जो इन्वेस्टमेंट किया अगर आप उसको भुगतान नहीं कर रहे और सीधा मेरे आपके बीच में जीरो कॉस्ट पे ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो वो थोड़ा एक मसला था जिसको सरकार, जो बैंक कह रहे थे कि हमको इसका पैसा मिलना चाहिए। लेकिन बैंकों को इसका पैसा मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, उससे इतर कहानी ये है कि अब तक जो लाखों करोड़ों लोगों का, और देखिए हर महीने के जो यूपीआई पेमेंट के डेटा आते हैं, मेरे पास है सर, मई का डेटा मैं निकाल कर लाया हूँ, रिकॉर्ड तोड़, यानी पिछले महीने से अगर बात की जाए तो 4.5% की ग्रोथ देखने को मिल रही है, 4.4%, और मई में तो 25.14 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। और इसकी शुरुआत, जैसा कि आप बताइएगा, बेहतर रूप से 2016 में शुरुआत हुई, और उसके बाद जिस तरह से नोटबंदी देखिए, उसके बाद जो डिजिटल गैजेट्स की बढ़ोतरी, फिर गूगल पे, पेटीएम पे, जितने भी जो हैं पेटीएम सर्विसेज जो आ गई हैं, तो वो यूपीआई में जियो वाला मामला आ गया है सर कि आप पहले उसके एडिक्शन आपको हुआ, और अब एडिक्शन के बाद जब आपने कैश रखना छोड़ दिया, और सरकार भी नहीं चाहती कि आप कैश रखें, तब उस स्थिति में अब आप यूपीआई पर चार्ज लगाने की सोच रहे हैं, सरकार सोच रही है उसको। इसका मतलब यह है कि आपकी जेब से थोड़ा बहुत पैसा अब निकलने वाला है, क्योंकि आम आदमी ही सही, लेकिन साल में 5-6 हज़ार 7 हज़ार के यूपीआई के पेमेंट होना तो आम बात है जी। तो ऐसे में अब आपको, अगर सरकार की या जो जिस तरह की खबरें आ रही हैं, अगर वो बात सही साबित होती है, तो आपको फिर तैयार रहना पड़ेगा। अगर आप बड़े यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं, आपको उसके लिए पेमेंट करने के लिए, उसमें अतिरिक्त पैसा देने के लिए। तो कुल मिला के ये बात ये है कि जो देयर आर नो फ्री लंचेस वाला जो मामला है, कि कहीं पे भी आपको दैनिक जो जीवन है उसमें कामकाज है, वहाँ पे कहीं आपको चीज़ें निःशुल्क नहीं है, फ्री नहीं है, सरकार उसको मान के चल रही है। और कहीं ना कहीं से बैंक, देखिए हाल के वक्त में बैंकों ने कई तरीके के ट्रांजैक्शन के जो चार्जेस बढ़ाए। अभी एटीएम से पैसा निकालने पे जो सर्टेन जो मात्रा होती है कि 3 या 4 या 6 बार तक आप फ्री निकाल लीजिए, उसके बाद आपको पैसा देना पड़ेगा, तो वो 21 रुपये से बढ़ा के 23 रुपये कर दिया जी। तो ओवरऑल अगर आप देखिए तो कॉस्ट जो है लिविंग की, वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। धीरे से कभी टोल के पैसे 25 रुपये बढ़ जाते हैं, 20 रुपये बढ़ जाते हैं, कभी अब आपके यूपीआई का बढ़ने लगा, कभी बैंक ट्रांजैक्शन का फीस बढ़ा देते हैं। अलग अलग तरीके से आपके ऊपर जो बोझ है मॉनेटरी, वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय निकाला, तमाम विषयों को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।